सबसे पहले आप बात करते हैं दैट इज इंटेरिक फीवर के बारे में। देखो इंटेरिक फीवर क्या होता है। इंटेरिक फीवर जो होते हैं वो दो फीवर के बारे में बात किया गया है। दैट इज सल्मोनेला टाइफी के बारे में, जो कि टाइफाइड कॉज करता है, और पैराटाइफी डिजीज दैट इज सल्मोनेला पैराटाइफी के द्वारा कॉज होने वाला एक डिजीज होता है। ये जो दोनों डिजीज है इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। दैट इज इट इज़ अ एक्यूट सिस्टेमिक इलनेस। यह जो डिजीज होता है यह एक एक्यूट सिस्टेमिक इलनेस होता है। टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड दोनों जो होते हैं एक एक्यूट सिस्टेमिक इलनेस, तीनों वर्ड का अपना मीनिंग है। यह एक एक्यूट डिजीज है, यह सिस्टेमिक डिजीज है, मतलब हमारे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, एंड इलनेस है, बीमारी है। ठीक है। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय द सल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड जो होती है वह एक सल्मोनेला टाइफी के द्वारा कॉज होती है। एंड द पैराटाइफी दैट इज पैराटाइफाइड डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय द सल्मोनेला पैराटाइफी। सल्मोनेला पैराटाइफी, ये दो ऐसे हमारे पास फीचर होते हैं जिनको कि हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं दैट इज टाइफाइड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। जो टाइफाइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसमें सबसे पहला, किसी भी पर्सन को यदि टाइफाइड है तो उसको सबसे पहले होगा दैट इज फीवर। ठीक है। जो फीवर होगा या फिर स्प्लीनोमीगैली, स्प्लीन का इन्लार्जमेंट हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन है किसी भी तरीके के एक्यूट इन्फेक्शन में स्प्लीन का इन्लार्जमेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो स्प्लीन का वर्क बढ़ जाता है, स्प्लीन गिवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाता है, तो स्प्लीन का वर्क बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उधर से डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है, इधर से आरबीसी का क्या होता है, ब्रेकडाउन चलते रहता है, तो स्प्लीन जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाता है। ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोसाइट का कमी हो जाता है। मेलाइज, बॉडी जो है आलसी टाइप का होने लगता है, पेन होने लगता है, पेन होने लगता है उसके साथ दैट इज पेन इन द एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता है। उसके बाद हमें क्या कहना होता है दैट इज कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, और चूंकि अब बॉडी पे क्या होता है, प्लेटलेट के काउंट कम होते हैं तो रैसेज आने लगते हैं। रैसेज, अब ये रैसेज और भी कहीं आता था, याद है डेंगू फीवर में भी हमारे रैसेज होते थे। तो ये कुछ एक ट्रीटमेंट ऐसा डिजीज है। अब क्या होता है कि जो यदि पेशेंट अनट्रीटेड रह जाए, कोई भी अगर टाइफाइड का या पैराटाइफाइड का जो पेशेंट है वह अगर अनट्रीटेड रह जाए ड्यूरिंग द सेकेंड, तो कॉम्प्लिकेशन, फर्दर कॉम्प्लिकेशन जनरेट होता है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वीक में। ठीक है, लाइक टॉक्सिकेमिया, सेप्टिसेमिया एक्सेट्रा। अब बात करते हैं दैट इज पैथोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले होता क्या है, जब हम टाइफाइड डिजीज के पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, जो टाइफाइड डिजीज के पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, तो पैथोजेनेसिस में क्या देखते हैं कि सीक्वेंस, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इसमें, जिसमें कि टाइफाइड डिजीज होता है। सबसे पहले क्या होता है कि भाई सल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हुआ, सल्मोनेला टाइफी ने इन्फेक्ट किया, टाइफी, सल्मोनेला टाइफी इन्फेक्ट किया पर्सन को, और किसको इन्फेक्ट किया, यह इन्फेक्ट किया पेयर्स पैचेज को। पेयर्स पैचेज याद आया, पेयर्स पैचेज जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ठीक है, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, एक चीज़ क्लियर है कि जब सल्मोनेला टाइफी इन्फेक्ट करेगी हमारे पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो वो क्या करेगी, वहाँ पे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन जनरेट नहीं करेगी, वहाँ पे वह जा कर के मल्टीप्लाई करेगी। देन वह मल्टीप्लाई करेगी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एस आई मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मल्टीप्लाई करेगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब एक बार वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करेगी वहाँ पे विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज, फर्स्ट टाइम जब इंटर करती है तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करती है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज। ठीक है, कोई डैमेज कॉज नहीं करती हैं। जब कभी भी ये जो इन्फेक्शन होता है तो सल्मोनेला टाइफी का, तो ये कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करती हैं। अब बात क्या आती है, जब वहाँ पे इन्फेक्शन, तो उसने क्या किया, वहाँ पे बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए वहाँ पे रुकती है, मल्टीप्लाई करती है, और तब यह इन्फेक्ट इंटर करती हैं, इंटर्स ब्लड स्ट्रीम में। एक बार जब ब्लड स्ट्रीम में वो इंटर कर गई, एक बार जब वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर गई, तो वहाँ पे एक क्या करते हैं, बैक्टीरियमिया, मतलब बैक्टीरिया का प्रेजेंस शो करती हैं विदिन विदिन 72 आवर्स में। सोज क्या शो करती हैं, मैंने बोला आपसे कि बैक्टीरियमिया ये शो कर देती हैं।
एक बार जब वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर गई तो उन्होंने बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिर से इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं, अगेन इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एक बार वो फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं, ये साइकिल चलाते हैं। सल्मोनेला टाइफी पहले इंटर करेगा, मल्टीप्लाई करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ कोई डैमेज अभी प्रोड्यूस नहीं किया है। अब वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और एक बार बैक्टीरिया का प्रेजेंस, बैक्टीरियमिया, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियमिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियमिया, तो ये प्रोड्यूस करेगा और फिर अगेन इंटर करेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड लोकेलाइज होगा एंड लोकेलाइज होगा कहाँ पे जाके, लोकेलाइज इन द लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू कहने का मतलब है कि लिम्फोइड जो लिम्फ के जो टिश्यूज हैं वहाँ पे जाकर के वो लोकेलाइज कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा और बहुत दिन तक बैक्टीरियमिया प्रोड्यूस करते रहेगा। जो बैक्टीरियमिया प्रोड्यूस होगा इससे क्लिनिकल फीचर्स आने लगेंगे एंड नाउ स्टार्ट डैमेजिंग स्टार्ट डैमेजिंग डैमेजिंग ओके। अब क्या करता है, जब एक बार वो इंटर कर गई बैक्टीरिया प्रोड्यूस किया लिम्फोइड में और अब ये स्टार्ट करेगी डैमेजिंग, और यह फर्स्ट टाइम क्लिनिकल फीचर फर्स्ट वीक में शो कर देगी। फर्स्ट वीक में क्लिनिकल फीचर्स शो कर देंगी, फर्स्ट वीक में ये क्लिनिकल फीचर्स हमारी शो कर देती हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि भाई बैक्टीरिया इंटर करेगा, उसके बाद वहाँ से जा करके वह फर्स्ट वीक में बैक्टीरिया अपना इन्फेक्शन शो करना चालू कर देंगी। ओके, अब क्या होता है, जब एक बार वो इंटर कर गई हमारे ब्लड स्ट्रीम में, इंटर करने के बाद उन्होंने फर्स्ट वीक में अपना इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड रिकवरी टेक प्लेस एंड द इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉयड एंड क्लीन। अब क्या होता है कि वहाँ पे बार बार जब बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा तो लीजन्स आने शुरू हो जाएंगे पेयर्स पैचेज में। डैमेज किस फॉर्म में होगा, अब क्या होता है कि जब फर्स्ट वीक में क्या होते हैं, जब वो इंटर कर जाते हैं हमारे लीजन्स शुरू हो जाते हैं। अब लीजन वो शुरू कर देगा, लीजन इन द पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वो शुरू कर देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे लीजन्स प्रोड्यूस करने शुरू कर देगा और फिर यह क्या करेगा, डेट इज अल्सरेट और ब्लीड करना चालू कर देगा। अब क्या होगा कि छोटे छोटे सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन आने लगते हैं, जैसे कि सिस्टम में मैनिफेस्टेशन में क्या कर सकते हैं, स्प्लिनोमेगैली बोल सकता हूँ। उसके बाद एब्डोमिनल पेन आने लगेंगे पेशेंट में, अल्सरेशन चालू हो जाएगा, अल्सर प्रोड्यूस होगा बैक्टीरियमिया, टॉक्सिकेमिया और सेप्टिसेमिया की वजह से। अब प्रोडक्शन में क्या होगा कि समटाइम होता क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द केसेज, नॉट समटाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल द केसेज में गॉल ब्लैडर में लोकेलाइजेशन होता है। अब होता क्या है कि भाई जब गॉल ब्लैडर एक बार लोकेलाइज हो गया, ठीक है, एक बार जब गॉल ब्लैडर लोकेलाइज हो गया तो वहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करती है। पहला मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा मल्टीप्लिकेशन गॉल ब्लैडर में कर सकता है और गॉल ब्लैडर में मल्टीप्लाई ही सिर्फ करेगा, वहाँ पे कोई कोलेसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर स्टोन का प्रोडक्शन नहीं करेगा। कोलेसिस्टाइटिस मीन्स गॉल ब्लैडर स्टोन, तो यहाँ पे कोई गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं कॉज करता है। बाद में चल करके गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, बाइल एक्सक्रीट आउट करना, तो बाइल के साथ ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाएगा थ्रू द बाइल। अब बात क्या होती है कि यही एक रीजन है, ये जो अब क्या हुआ कि बाइल में आ गया। अब हमें एक बात पता है कि बाइल जो है वह सम टाइम एक्सक्रीट आउट किस चीज़ के थ्रू होता है, थ्रू द कल्चर, सॉरी, थ्रू द स्टूल। और जब स्टूल के थ्रू इंटर हो रहा है तो बाइल में क्या है, सल्मोनेला टाइफी है, और सल्मोनेला टाइफी अब स्टूल में आ चुका है। स्टूल में आ गया तो हम स्टूल कल्चर जब थर्ड और फोर्थ वीक में करते हैं तो थर्ड और फोर्थ वीक में हमारा स्टूल कल्चर पॉजिटिव आने का एकमात्र रीजन है कि इसमें क्या होता है, सल्मोनेला टाइफी होती है। कैसे आती है, तो बाइल के थ्रू आती है। स्टूल को यूरिको स्टर्कोबिलिन जो होती है, स्टर्कोबिलिन का नाम याद होगा। स्टर्कोबिलिन क्या करता है, स्टूल को कलर प्रोवाइड करता है और उसी में आ जाती है, वो भी तो एक बाइल पिगमेंट है। स्टर्कोबिलिन, यूरिकोबिलिन, यूरोबिलिनोजेन, ये सब क्या है, एक बाइल पिगमेंट्स है। तो ये सब प्रेजेंट होते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, एक्जोटॉक्सिन्स की वजह से आते हैं। जो भी एक्जोटॉक्सिन्स होती हैं तो उनकी वजह से ये लेट कॉम्प्लिकेशन आती हैं। अब बात करते हैं कि यह जो इन्फेक्शन है, यह इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई हमें ट्रांसमिशन तो पता होना चाहिए कि यह इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे होता है। ठीक है,
यह इन्फेक्शन ट्रांसमिशन की अगर मोड की बात करते हैं तो यह इन्फेक्शन जो है वह ट्रांसमिट होता है, ह्यूमंस आर द ओनली रिजर्वेयर। ओके, हम बात करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको कि ह्यूमन से, ह्यूमन इज द ओनली रिजर्वेयर, ह्यूमन इज द, ओके, ह्यूमन जो है वो ओनली रिजर्वायर होता है। उसके बाद दूसरा होता है स्टूल से एंड फूड एंड वाटर। ठीक है, तो पहला हो गया दैट इज ह्यूमन, दूसरा हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट, कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विथ स्टूल एंड वाटर। ठीक है, स्टूल वाटर फूड, फूड स्टूल वाटर, फूड और वाटर के थ्रू, मतलब सॉइल फूड और वाटर वगैरह जो होती हैं उनमें सल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन होते हैं, बैसिलाई होती हैं और वहाँ से हमारे बॉडी में इंटर कर सकते हैं जो कि फिर ह्यूमन में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट में बात करेंगे दैट इज हु आर ऑन द रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर पे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि सल्मोनेला टाइफी के रिस्क फैक्टर पे होता है, या क्लिनिकल फीचर्स में भी लिख सकते थे, बट मैं प्रीफर करूँगा कि भाई रिस्क फैक्टर जो होते हैं उनको मैं लिख दूँ यहीं पे। तो रिस्क फैक्टर में कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होगा दैट इज चिल्ड्रेन। उसके बाद चिल्ड्रेन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो चिल्ड्रेन, उसके बाद चिल्ड्रेन के बाद चिल्ड्रन के बाद यंग एडल्ट, क्योंकि वो भी तो अनकुक्ड फूड वगैरह खा लेते हैं कभी कभी, तो यंग एडल्ट, चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट में ये इसके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। या फिर ओवर क्राउडिंग है, वैसा एरिया जहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो रखा है। एंड थर्ड बोल देंगे कि भाई ऐसा प्लेस जहाँ पे पुअर सैनिटाइजेशन है। ठीक है, तो पुअर सैनिटेशन वगैरह भी एक रिस्क फैक्टर के कगार पे होता है। अब नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ डेट इज रूटीन इन्फेक्शन कैसे होता है, कैरियर स्टेट क्या होती हैं, एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती हैं। तो टाइफाइड फीवर में अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। जो टाइफाइड फीवर होता है इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, कि जैसे कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड। यदि हम इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करते हैं तो टाइफाइड फीवर का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वह पीरियड होता है जिसमें कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रोबियल एजेंट अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और अपने आप को इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए डोरमेंट स्टेज में रहता है। वह इंक्यूबेशन पीरियड करता है, इंक्यूबेट कर रहा है, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार कर रहा है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है टाइफाइड फीवर का वह 10 to 14 डेज का होता है। जो कैरियर होती हैं, कैरियर जनरली फीमेल्स होती हैं टाइफाइड फीवर की। उसके बाद जो ड्रग की बात करते हैं, रूट ऑफ इन्फेक्शन, ये ओरल रूट ऑफ इन्फेक्शन होता है। जनरली यह ओरली जाता है हमारे बॉडी में। रूट ऑफ इन्फेक्शन इंसीडियस ओरिजिन होता है, मतलब इंसीडियस कहने का फास्ट, फास्ट ऑनसेट होता है हमारे पास। अब इलनेस की बात करेंगे, फीवर जो आएगा माइल्ड होगा टू एक्यूट जाएगा अप टू द कोमा, यदि अनट्रीटेड रह गया पेशेंट तो। अब क्लिनिकल फीचर जो है मैंने डिवाइड किया है टोटल 4 पार्ट में, जिसमें कि फर्स्ट 5 to 7 डेज मतलब फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, सेकेंड वीक के अंत में क्या होगा, और फिर थर्ड वीक में क्या होगा। सबसे पहले वी विल सी दैट द इन द इनिशियल 5 to 7 डेज, इनिशियल 5 to 7 डेज में द पेशेंट विल हैव फीवर। सबसे पहला फीवर, उसका रेमिनेंट फीवर, एक वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज द रेमिनेंट फीवर। ये रेमिनेंट फीवर मैं क्यों कहता हूँ, रेमिनेंट फीवर इज मीन्स, दैट मीन्स द पेशेंट इज हैविंग इन्फेक्शन, मतलब क्या कहने का, कि इन्फेक्शन तो हुआ, आज बुखार आया, सुबह में बुखार बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ा, दोपहर में, शाम में घट गया, इस तरीके से बार बार फीवर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इस टाइप से। फीवर में हो सकता है समटाइम चिल्स होगा, मतलब बहुत हाई फीवर हो जाएगा, हेडेक हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद मेलाइज होगा, मतलब आलसपन आएगा, मेलाइज होगा, बॉडी बहुत अकड़न सा महसूस होगा। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को, ल्यूकोपेनिया होगा और ब्रेडिकार्डिया होगा। मतलब क्या क्या, फीवर, रेमिनेंट फीवर, चिल्स, उसके बाद मेलाइज, हेडेक, ब्रेडिकार्डिया, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन एंड द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज स्टेप लैडर राइज। स्टेप लैडर राइज में क्या होता है,
लैडर राइज क्या होता है, घर की सीढ़ियों को आपने देखा, धीरे 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 हाइट बढ़ रहा है, तो वैसे ही धीरे धीरे शाम से सुबह तक में पेशेंट का जो है वो टेम्परेचर राइज करेगा, स्टेप लैडर राइज, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर जो है राइज करेगा स्टेप लैडर की तरह। उसके बाद फिर सीवियर हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ड्राई कफ एंड एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ज़्यादा पेशेंट को हेडेक होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट पेन होने लगा तो डिस्कम्फर्ट होगा, और ड्राई कफ आएगा। पेशेंट में क्या होगा कि चूंकि नेक का स्टिफनेस होता है तो इसलिए कफ आने का चांस भी बढ़ जाएगा, तो पेशेंट में ड्राई कफ के चांसेस हो जाते हैं इन द केस ऑफ टाइफाइड फीवर। अब बात करते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट वीक में हो गया। उसके बाद सेकेंड वीक में क्या होता है, जो सेकेंड वीक होगा, जब सेकेंड वीक की बात करते हैं तो उसमें एक रोज स्पॉट देखने को मिलता है। रोज स्पॉट मतलब गुलाब के जैसा एक स्पॉट देखने को मिलेगा। ये कब देखने को मिलेगा, जो ट्रंक होता है, बॉडी के जो पोर्शंस होते हैं उसमें छोटे छोटे मैक्यूल्स होते हैं। मैक्यूल्स क्या होता है, मैक्यूल्स वह एरिया होता है जो कि छोटा छोटा धब्बे टाइप से, चकत्ता बोलते हैं, हमारे देसी लैंग्वेज में अगर बात करें तो चकत्ता बोलते हैं। मैक्यूल जो होता है वो धब्बे टाइप का एरिया बनता है, रेड कलर का होता है, और ब्लैंच करेगा ऑन प्रेशर। जैसे मान लीजिए ब्लैंचिंग का मतलब है कि जैसे ये है, अब हमने इसको दबाया ना तो इस जगह पूरा वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखने को मिलता है ऑन जो रेड स्पॉट होगा उसको अगर आपने ऐसे दबा दिया तो वो वाइट होगा। जैसे अब मैंने अपने उंगली को दबा, मान लीजिए यहाँ पे है, ये रेड है, इसको हमने दबाया, ये वाइट नहीं हुआ, ठीक है, बट वो क्या होगा, वो ब्लैंच करेगा प्रेशर देने पे, इधर से इधर, इधर इधर, इस टाइप से होने लगेगा, ओके। उसके बाद ब्लैंचिंग ऑन प्रेशर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर इन द केस ऑफ रोज स्पॉट इन द सल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि भाई जो रोज स्पॉट होगा ये 2-3 दिन तक रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। अब स्प्लिनोमीगैली, स्प्लिनोमीगैली देखने को मिलता है 7वें से 10वें दिन तक, मतलब सेकेंड वीक में इंटर कर सकता है। तो बीच में जैसे ही इंटर करेगा सेकेंड वीक में तो वहाँ पे स्प्लिनोमीगैली देखने को मिलेगा। स्प्लीन जो होगा पैल्पेबल होगा। पेशेंट को अब क्या करना है, लाई डाउन करना है। मान लीजिए पेशेंट है हमारा, तो हमें पेशेंट को लाई डाउन करना है सुपाइन पोजीशन में, पेशेंट को टर्न करना है, और यहाँ पे लगा के देखना है अपने फिंगर से, इस उसका जो स्प्लीन होगा पीछे साइड से बैक से एक प्रेशर देना है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे पल्पेट करेंगे पेशेंट को तो वहाँ पे हमें स्प्लीन दिखेगा, ठीक है। ये होगा एब्डोमेन के पास। ये हाथ में दे करके नहीं समझना कि हाथ में चेक कर रहा हूँ मैं पेशेंट के ऊपर बता रहा आपको। उसके बाद जो होगा स्प्लीन जो होगा पैल्पेबल हो गया हमारा। अब स्प्लीन पैल्पेबल हो गया, पेशेंट में डायरिया हो सकता है, डायरिया होने का चांसेस बढ़ जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, और एक वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज मेनिनजिज, ओके, मेनिनजिज्म। मेनिनजिज्म जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं बिल्कुल अलग से लिख रहा हूँ कि नेक का स्टिफ हो जाना। नेक जो है, मान लीजिए कोई ऑर्गन अगर स्टिफ हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं शो करता है, तो नेक स्टिफ हो जाएगा बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक। जो थर्ड फेज मैंने बात किया, जो सेकेंड वीक के एंड में क्रोनिकली वो पेशेंट इल हो जाएगा, डायरिया डिस्कम्फर्ट तो होगा। अब क्या होगा, हाई ग्रेड ऑफ फीवर होने लगेगा पेशेंट में, हाई ग्रेड ऑफ फीवर होगा, कंटिन्यूअस फीवर रहेगा। पहले क्या था, रेमिनेंट फीवर था, अब कंटिन्यूअस फीवर एंड रेमिनेंट फीवर दोनों चीज़ चलेगा, ठीक है। फीवर बढ़ घट रहा होगा, और अब क्या होगा, मेंटली भी पेशेंट चैलेंज होने लगेगा। मेंटली जब पेशेंट चैलेंज होने लगेगा तो मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, मेंटली भी पेशेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज कन्फ्यूजन होगा, डेलूरियम होगा। मतलब डेलूरियम क्या होता है कि इंसान सोच ही नहीं पाता, जिसको उसको क्या लगेगा, भ्रामक भ्रम जैसा पैदा होगा। डेलूरियम मतलब कह सकते हैं दैट इज भ्रम जैसा पैदा होगा पेशेंट में, और पेशेंट कंफ्यूज होगा हर चीज़ में। जब थर्ड वीक आती है, थर्ड वीक सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। अब इंटेरिक रहा नहीं, इंटेरिक मीन्स जो कि लोकलाइज टू द इंटेस्टाइन। अब जो इन्फेक्शन है वो सिस्टेमिक हो जाएगा, वह लोकलाइज नहीं रहेगा हमारे इंटेस्टाइन में। अब पेशेंट कैन गो इन कोमा एंड इंटेरिक इंसेफेलोपैथी। और रिलैप्स की बात करते हैं तो एक कंडीशन होता है टाइफाइड पेशेंट में, रिलैप्स मतलब क्या होगा कि आपने ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को, री, इसमें नाम से क्लियर है, रिलैप्स, दोबारा हो रहा है, मतलब कहने का री अक्रेंस हो गया है पेशेंट में। ऐसा इसलिए हुआ कि या तो ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ होगा, या फिर रिकवरी के बाद ये दोबारा आ गया है। ये पेशेंट में हमारे देखने को मिलता है।
या माइल्डर होता है देन इनिशियल। बहुत लोग सोचते हैं भाई रिलैप्स हुआ है ना तब तो बहुत भयानक होगा, नहीं ऐसा नहीं है, या माइल्डर होता है। ब्लड कल्चर जो होता है इस टाइम निगेटिव आता है क्योंकि इस समय उतने ज़्यादा बैसिलाई नहीं होते हैं। अब क्रोनिक कैरियर स्टेट, एक वर्ड है कि क्रोनिक होता है, सम पेशेंट जो होते हैं वो क्रोनिक कैरियर स्टेज में होते हैं। ये क्या करते हैं, पूरे साल बहुत सालों तक अपने बॉडी से अपनी स्टूल में टाइफाइड बैसिलाई एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, एक्सक्रीट करते हैं फीकल रूट से। ठीक है, फीकल रूट से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गॉल ब्लैडर में हमारा टाइफाइड का बैसिलाई प्रेजेंट है इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट। क्योंकि टाइफाइड बैसिलाई हमने पैथोजेनेसिस में देखा कि गॉल ब्लैडर में जाकर के जमा हो जाता था, तो वहाँ पे वो जमा रह गया है। ये जो क्रोनिक कैरियर होती हैं ये फीमेल्स ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, एंड यही बनती हैं फ्यूचर के सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। एक वर्ड है, मैंने आपको शुरू में बोला कि जब गॉल ब्लैडर को इन्फेक्ट करेगा तो कोलेसिस्टाइटिस कॉज नहीं करेगा, लेकिन कोलेसिस्टाइटिस तो रेयर होगा। लेकिन जब कैरियर बन जाएगा, बहुत दिनों तक कैरियर ही रह गया, तो क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा और धीरे धीरे वो गॉल ब्लैडर में स्टोन बना देगा। ओके, तो कहने का मतलब इनिशियली तुरंत तो नहीं करेगा, लेकिन जब बहुत सालों तक क्रोनिक कैरियर रह जाएगा पेशेंट तब उसमें हो सकता है। अब लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं। जब लैब डायग्नोसिस की बात करेंगे इसको भी वही 3 पोर्शन में बांट करके करेंगे, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक। जो फर्स्ट वीक होगा लैब डायग्नोसिस उसमें क्या देखने को मिलेगा। जब हमने फर्स्ट वीक में लैब डायग्नोसिस की बात करी तो फर्स्ट वीक में एनीमिया हमने बात कर रखा था, टाइफाइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एनीमिया देखने को मिलेगा, ल्यूकोपेनिया देखने को मिलेगा और एल्ब्यूमिनूरिया, एल्बुमिन का प्रेजेंस। लिकोपेनिया का मीनिंग बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। एनीमिया क्या होता है आपको पता है, आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको पता है, आप अब एमबीबीएस फोर्थ ईयर में आ चुके हो, बीडीएस थर्ड ईयर में हो, आप दोनों के लिए टॉपिक है। बीडीएस थर्ड ईयर में जनरल मेडिसिन होता है, उधर एमबीबीएस में फोर्थ ईयर में होता है। अब बात करते हैं दैट इज एल्बुमिनूरिया। अब जो ब्लड कल्चर है वह पॉजिटिव होता है, ठीक है, 70% केसेज में। ये आप अगर ध्यान रख सके तो आप इसको ध्यान रखना कि 70% केसेज में, क्योंकि मैं इससे फिगर आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है ब्लड कल्चर के साथ। अब सेकेंड वीक की बात करते हैं। जो सेकेंड वीक होता है इसमें क्या होता है, एनीमिया, ल्यूकोपेनिया, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आने लगता है। ठीक है, अब विराल टेस्ट पॉजिटिव जब आएगा किसी भी पेशेंट का, हमने क्या देखा फर्स्ट वीक में तो विराल टेस्ट पॉजिटिव ही नहीं आएगा क्योंकि उस समय तो बैक्टीरिया कहाँ है, इंटेस्टाइन में है। अब विराल टेस्ट पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके फिर से दोबारा ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है, विराल टेस्ट पॉजिटिव आएगा ओ एग्लूटिनिन के साथ। ब्लड कल्चर जो होता है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मेरा पेन देखिए कि कहाँ जा रहा है, 70% एंड ये 50%। ये दो चीज़ें हैं, ये 50% ये 70%। अब ये 50% केस में ही ब्लड कल्चर पॉजिटिव आएगा। उसके बाद बोन मैरो कल्चर हमारा इंडिकेटेड होगा इस केस में, तो एनीमिया वगैरह तो और ल्यूकोपेनिया तो परसिस्ट करेगा ही करेगा। अब थर्ड वीक की बात करता हूँ। थर्ड वीक में भी एनीमिया और ल्यूकोपेनिया होगा, साथ में ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ल्यूकोसाइट का डिजेनरेशन शुरू हो जाएगा, ल्यूकोसाइट ब्रेक डाउन होने लगेंगी। ब्लड कल्चर अब इस केस में 30 to 45% केसेज में ब्लड कल्चर पॉजिटिव आएंगी, विडाल टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है, और यूरिन और स्टूल कल्चर भी 70 to 80% केसेज में पॉजिटिव आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो यूरिन और स्टूल कल्चर है अब सिस्टम को ऑर्गेन कर रहा है, गॉल ब्लैडर से बाइल में और यूरिन में यूरिकोबिलिनोजेन और आपको बता चुका है स्टूल में स्टर्कोबिलिन होती हैं, तो 70 to 80% केसेज में ये पॉजिटिव आ जाएंगी। अब हमारे साथ कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। अब मैंने बता दिया आपको कि इंटेरिक का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन, अब इंटेस्टाइन तक लोकलाइज है ही नहीं आज के टाइम में। आज के टाइम में जो यह इन्फेक्शन है वो पूरा सिस्टम के साथ साथ पूरे के पूरे बॉडी को, सिस्टम को इन्वॉल्व कर लिया है। अब दो तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, दैट इज इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन एंड द इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ अब होता है दैट इज एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन। इंटेस्टाइन में तो क्या होगा, हेमोरेज होगा, उसके बाद पैरालिटिक इलियस हो सकता है, परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस। ये सब बस याद कर लीजिए, इसमें कोई खास नहीं। हेमोरेज क्यों होगा कि देखो जब ब्लीडिंग होगा परफोरेशन करेगा, देखिए ये दो चीज़ें हैं। हेमोरेज क्यों होगा, परफोरेशन करेगा तो अल्सरेशन होगा, पेरिटोनाइटिस होगा, पैरालिटिक इलियस कॉज कर सकता है, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल बात करूँगा तो मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस आपको बता चुका, नेक का स्टिफनेस होने लगता है, मायोकार्डाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर में बहुत दिन तक रह गया तो इसलिए बोन और ज्वाइंट में चूंकि एल्बुमिन का प्रेजेंस आ गया, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बढ़ने लगेंगे तो बोन और ज्वाइंट के इन्फेक्शन हो सकते हैं।
अब इंसेफेलोपैथी, जब अनट्रीटेड रह जाएगा पेशेंट तो कोमा में जाएगा पेशेंट, तो उसका इंसेफेलोपैथी के चांसेस बढ़ जाएंगे। हिपेटाइटिस से लीवर को डैमेज पहुंचाएगा। नेफ्राइटिस, क्योंकि अब सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है। अब ट्रीटमेंट प्लान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम एक डॉक्टर्स के तौर पे हमें ये माना जाता है कि हम ट्रीटमेंट करें पेशेंट का, तो हमें पेशेंट हमारे पास क्यों आएगा? अल्टीमेट एम जो पेशेंट का है उसको तो चाहिए भाई ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के लिए हमें देना है उसको एंटीबायोटिक्स। हमेशा याद रखिए कि अप टू डेटेड होना पड़ता है आपको एंटीबायोटिक्स के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स में डेली न्यू रिजाइम्स आने लगती हैं और न्यू रिजिम हमें पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक में सबसे जो बेहतरीन अभी चल रहा है वो है हमारा फ्लोरोक्विनिलॉन्स। फ्लोरोक्विनिलॉन्स जो एंटीबायोटिक है इसमें हमारे सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, लेवीफ्लोक्सासिन, घाटीफ्लोक्सासिन ये सब आते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन का 500 मिलीग्राम का डोज होता है। टीडीएस 3 टाइम देते हैं दिन में। ओफ्लोक्सासिन 500 मिलीग्राम डेली देते हैं। और लीवोफ्लोक्सासिन 500 मिलीग्राम डेली देते हैं। ये 10 से 14 दिन तक काम करता है। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये सब जाकर के बैक्टीरिया के प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक देते हैं, सीधा सीधा सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोकते हैं और बैक्टीरिया मर जाता है। क्लोट्राइमेक्साजोल, अब क्लोट्राइमेक्साजोल भी देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि 10 से 14 दिन तक हमारा ट्रीटमेंट बिल्कुल चलना चाहिए, वरना रिलैप्स के चांसेज होते हैं। 2 टैबलेट आता है क्लोट्राइमेक्साजोल का। 960 मिलीग्राम का एक टैबलेट होता है जिसमें 800 और 160 दो होते हैं। ये बीआईडी देते हैं 2 टाइम्स अ डे। एमॉक्सिसिलिन की बात करता हूँ। आजकल तो एमॉक्सिसिलिन जो देते हैं इसमें क्लेवुलेनिक एसिड भी आता है, अमॉक्सीक्लेव के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। 500 से 700 मिलीग्राम टीडीएस देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन भी दे देते हैं, बट ये उतना भी नहीं चलता। सबसे ज़्यादा अगर कोई चलता है तो वह है फ्लोरोक्विनिलॉन्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, घाटीफ्लोक्सासिन और क्लोरामफेनिकोल। बहुत सारे जो इंटेरिक फीवर के सल्मोनेला टाइफी हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो अब बहुत टाइम आपने सुना होगा कि यार उसको टाइफाइड हुआ, उसको आईवी इन्फ्यूजन पड़ रहा है, मतलब उसको सुई लगा है। हमने क्या किया, सिफेलोस्पोरिन जो है सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक माना गया है अभी तक में, इसका सेकेंड जनरेशन हमने उठाया सेफ्ट्रायोक्सोन। और सेफ्ट्रायोक्सोन 2 मिलीग्राम 2 ग्राम आईवी इन्फ्यूजन हमने दिया 2 दिन तक। बाद में 2 मिलीग्राम आईवी इन्फ्यूजन दिया। बाद में चल के 7 दिन तक हमने क्या किया, डेट इज 7 डेज तक आईवी इन्फ्यूजन दिया 1 ग्राम का। 1 ग्राम हमने दिया है, ओके, 1 ग्राम हमने दिया है 7 दिन तक। 2 ग्राम पहले दे दिया आईवी इन्फ्यूजन, फिर हमने 7 दिन तक 1 ग्राम का इन्फ्यूजन दिया और पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाएगा। ये हमारा टोटल इंटेरिक फीवर था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेने वाला हूँ वो होगा मेरी तरफ से, डेट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। तो तब तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी मोटिवेटेड होता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो। थैंक यू, दैट्स ऑल।